आतंकियों की इस बीच तलाश जारी है। 3 से 4 विदेशी आतंकियों के छिपे होने की खबर सामने आ गई है। आतंकियों की तलाश में सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। आतंकी हमले के बाद कश्मीर में अब हाई अलर्ट है। जम्मू कश्मीर और खासतौर पर जम्मू से लगे कठुआ में इस हमले में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन अब पुख्ता जानकारी ये आई है कि 3 से 4 विदेशी आतंकी इस इलाके में छुपे हुए हैं और इनके छुपने की जगह जंगलों में, घने जंगलों में मौजूद गुफाएं हैं, जहां पर ये अपने ज़रूरतमंद के सामान के साथ अनगिनत दिनों के लिए लगातार छुपे रहते हैं और उसके बाद ये पाकिस्तान की तरफ से आदेश मिलने के बाद निकलते हैं और हत्याकांड अंजाम देते हैं। उधर जम्मू के कठुआ में सोमवार को बड़ा आतंकी हमला हुआ था और अब इस हमले की जांच एनआईए ने शुरू कर दी है। एनआईए की टीम कठुआ पहुंच चुकी है और इस मामले के साथ ही पहले हुई कई आतंकी घटनाओं को जोड़कर जांच की जा रही है। कठुआ आतंकी हमले में शहीद होने वाले सभी 5 जवान उत्तराखंड के थे और आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शवों को उन्होंने कल नमन किया। इस आतंकी हमले का पैटर्न ठीक वैसा ही था जैसा रियासी में कुछ दिन पहले आतंकी हमले का था। डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ बहुत जल्दी इस जानकारी पर जुड़ रहे हैं सुबह सवेरे 7 बजे के इस बुलेटिन में, क्योंकि बड़ी खबर है ये जो कि कठुआ से आ रही है, जहां आतंकवादियों ने पहले ड्राइवर को टारगेट किया, इस बार इसके बाद जवानों पर हमला किया। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। संजीत सिरोही जी जुड़ गए हैं और जेएस सोढ़ी जी सुबह सवेरे जुड़ गए हैं। कर्नल जेएस सोढ़ी साहब, सबसे पहले मैं आपका रुख करता हूँ। पुंछ का हमला जब एयरफोर्स के काफिले पर हमला हुआ था और अब एक कठुआ का हमला, ये दोनों एक ही पैटर्न पर हैं और इसमें तीसरा हमला जो अभी रियासी जिले में हुआ था, जो तीर्थयात्रियों की बस पर हमला किया गया था, जिसमें सबसे पहले ड्राइवर को गोली मारी गई थी, उसके बाद बाकी लोगों पर गोली बरसाई गई थी। क्या ये एक पैटर्न एक बार फिर से दहशत और बदलते माहौल को इंटरनेशनली ये दिखाने के लिए कि जम्मू कश्मीर में हालात नॉर्मल नहीं है, या आईएसआई और पाकिस्तान की कोशिश? जय हिंद राजीव जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। ये जो एक पैटर्न उभर के आ रहा है, चाहे रियासी हो चाहे कठुआ हो, ये एक खतरनाक और खौफनाक पैटर्न है। ये इसलिए खतरनाक और खौफनाक पैटर्न है क्योंकि इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो आतंकवादी इस चीजों को अंजाम दे रहे हैं वो पाकिस्तानी सेना के सैनिक हैं, क्योंकि ये जो कार्रवाई एक पिन पॉइंट फोरहेड पे टारगेट करना, वो भी ड्राइवर के, और उसके बाद फिर जब गाड़ी तितर बितर हो जाए उसके बाद फायरिंग करना, इतनी जो डिसिप्लिन है फायरिंग में, ये एक ट्रेंड फौजी का ही हो सकता है। और ये सारी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो पाकिस्तानी सेना के जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है उसके सैनिकों के ऊपर जा रहा है, क्योंकि वो पैरा कमांडो टाइप होते हैं और काफी विख्यात होते हैं ऐसी कार्रवाई करने में। दूसरी टिप्पणी मैं ये करना चाहूंगा राजीव जी, इस साल के शुरुआत से साउथ चाइना सी में चीन का आक्रामक होना और जम्मू कश्मीर में ये पाकिस्तान समर्थन आतंकवादियों का और आक्रामक होना, इन दोनों चीजों में एक डायरेक्ट कनेक्शन, एक डायरेक्ट तार है। और तार इसलिए, जैसे आपने सही कहा, कि ये दोनों देश साउथ चाइना सी और जम्मू कश्मीर के मुद्दे को जीवित रखना चाहते हैं, ताकि जब चीन ताइवान पे हमला करे 2027 में और चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पे 2 फ्रंट वॉर करें 2035 में, तब उनके पास अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक बहाना हो दिखाने के लिए कि यहां पर शांति थी, इसलिए हमें यह करना पड़ा। ये बहुत ही खतरे की घंटी है जो साउथ चाइना सी में हो रहा है, जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है। कर्नल संजीत सिरोही भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कर्नल संजीत सिरोही, बहुत खास पॉइंट पर जेएस सोढ़ी जी ने हमारी इस बातचीत को सामने रखा और मेरे जो दर्शक इस वक्त देख रहे होंगे और जिनको कठुआ इस टेररिस्ट अटैक के बारे में पता है, वो शायद उनकी बातों से कनेक्ट कर भी रहे होंगे। कर्नल संजीत सिरोही, अगर कर्नल जेएस सोढ़ी इस बात को सामने रख रहे हैं कि ये
ट्रेंड आर्मी पर्सनल हैं जिनको भारत में इन्फिल्ट्रेट कराकर भेजा गया है। ये आम जैश ए मोहम्मद या फिर अल बदर या फिर लश्कर तैयबा के टेररिस्ट नहीं है, अनपढ़ या दूसरे जिनको कि धार्मिक रूप से बरगला कर भेजा जाता है। तो गंभीर इसलिए भी हो जाता है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने इस सेक्टर को, पूरे भारत के साथ लगती सीमा को खामोश सीजफायर के जरिए किया हुआ है, लेकिन वो अपने फौजियों को भेज रहा है, इस वेशभूषा में भेज रहा है और ऐसी घटनाक्रम को अंजाम दे रहा है। कितना गंभीर है और भारत को क्या कदम उठाने की अब जरूरत है? राजीव जी, जो कर्नल सोडी साहब ने कहा है, मैं उनके साथ पूरी तरह से सहमत हूं, क्योंकि देखिए ये कई साल से सीज फायर चल रहा है और ये सीज फायर का पूरा फायदा उठा रहा है पाकिस्तान। क्योंकि पहले क्या था, जब सीज फायर नहीं था तो गोलाबारी चलती रहती थी, तो उस समय आतंकियों के लिए घुसपैठ करना मुश्किल था, क्योंकि दोनों तरफ से गोलियां बारूद चलते थे, आर्टिलरी फायरिंग होता था। लेकिन अभी जो है कुछ सालों से ये बंद सीज फायर की वजह से कोई गोलीबारी नहीं है, बॉर्डर जो है शांत है। उसका पूरा फायदा उठाकर ये जो भेजे गए हैं, अब इसमें जब तक एनआईए की जांच नहीं होती है तब तक ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वो जो है एसएसजी के ग्रुप के थे, वो जो है कमांडोज थे, ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है, प्री मैच्योर है। लेकिन हाँ, मैं इस जरूर चीज से बड़ा सहमत हूं कि ये जो आतंकी आए हैं ये पूरी तरीके से ट्रेंड है और जैसा वहां पे रास्ता है उस हिसाब से बेस्ट तरीका आतंकियों के यही है कि सबसे पहले वो ड्राइवर को गोली मारे या ड्राइवर को जख्मी करे, जिससे गाड़ी का संतुलन खराब हो जाए। और जैसे रियासी में हुआ था, गाड़ी का संतुलन खराब होके इतने लोग गोलियों से नहीं मरे जितने बस खाई में गिर गई उससे मरे थे। तो ये मॉडस ऑपरेंडी है इनका, बिल्कुल सही है, वो इसी तरीके से पैटर्न पे करते हैं। और क्योंकि पहाड़ी इलाका है, गाड़ी को लेफ्ट राइट जाने की जगह नहीं होती, वो गाड़ी वहीं पे फिक्स हो जाती है और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग करने से जो लोग गाड़ी के अंदर बैठे हैं वो इतने इफेक्टिव भी नहीं हो पाते कि उनको पता ही नहीं लगता गोलियां कहां से आ रही हैं, तो उस समय जो है कैजुअलिटी बहुत ज्यादा होती है। और राजीव जी, ये मैं बताना चाहता हूं कि ये जो आतंकी हमले हैं ये जम्मू में हो रहे हैं और पहले मुजफ्फराबाद से कश्मीर में जाते थे, अब मीरपुर से जो है ये आतंकी जो है जम्मू में आ रहे हैं। और ये सारा का सारा जो इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के, उस इलेक्शन में जैसा पब्लिक बाहर आई है, ओपनली इलेक्शंस को सपोर्ट किया है और इतना अच्छा टर्नआउट हुआ, मेरा ख्याल पिछले 40 सालों में इतना अच्छा टर्नआउट नहीं हुआ। उसके बाद ये आईएसआई को आग लग गई है, मिर्ची लग गई है और वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो आने वाले असेंबली इलेक्शंस है उनमें ज्यादा से ज्यादा खौफ फैलाया जाए, जिससे लोग इलेक्शंस की वोटिंग के लिए टर्नआउट के दिन इतना टर्नआउट ना दिखा सके। तो ये एक खतरनाक पैटर्न है, लेकिन मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं आपके चैनल से कि ऐसा नहीं है कि भारत सरकार चुप बैठी है, कुछ ना कुछ इसका इलाज होगा और जल्द ही इस चीज का इलाज किया जाएगा, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक में हो, चाहे वो ये एनिमी एजेंट एक्ट जो लाने की बात चल रही है, यूएपीए को और ज्यादा सख्ती से इंप्लीमेंट किया जाए, लेकिन इसका इलाज होना जरूरी है और वो होगा और इसका मुझे पक्का विश्वास है। इसका इलाज होना चाहिए और वो होगा, इसका पक्का विश्वास है। मैं तीनों ही हमलों को सामने रख देता हूं। पुंछ में एयरफोर्स पर हमला हुआ था और उस दौरान भी यही बातें सामने निकल कर आई थी। रियासी में भी ऐसी ही बातें निकल कर सामने आई, दहशत ज़्यादा फैली। उसके बाद अब ये हमला हुआ है, यानी अब उन टारगेट्स पर हमला किया जा रहा है जो टारगेट्स आइसोलेटेड जगह पर दिखाई पड़ रहे हैं। रियासी में भी वो बस एक ऐसे आइसोलेशन में थी जहां पर फौरी मदद पहुंचना मुश्किल था। यहां पर भी वही स्थिति थी कठुआ में और पुंछ में भी वही स्थिति थी। उतना ही वक्त लगना था मदद करने के लिए जाने के लिए। क्या कर्नल सोडी, बैट कमांडोज की बहुत बात होती है, पाकिस्तान के बैट की एक्टिविटीज इस तरह की रही भी हैं जो भारत में इन्फिल्ट्रेट कर और लोन वुल्फ की तरह अटैक करती है, छुपे रहते हैं ये लोग। क्या टेरेन इतना ज्यादा डेंस है कि वहां पर पेनिट्रेट करना, इसको पता कर पाना सैटेलाइट्स के जरिए, बाकी चीजों से कि टेररिस्ट ने अपनी मौजूदगी बनाई हुई है और वो कभी भी निकलकर ऐसी किसी घटना को अंजाम देकर फिर आइसोलेशन में जा सकते हैं? कर्नल साहब।
राजीव जी, जम्मू कश्मीर का जो टेरेन है वो वाकई में बहुत ही एक अलग टेरेन है, जो कि वहां जो लोग रहते हैं या जो लोग की वहां पोस्टिंग होती है वो लोग ही समझ पा सकते हैं कि वहां का जो टेरेन है वो कितना अलग है। क्योंकि वहां पे पहाड़ियां हैं, वहां पे घने जंगल हैं, और ऐसा टेरेन शायद भारत में किसी और कोने में नहीं है जो जम्मू कश्मीर में, की पहाड़ियां भी बहुत ऊंची हैं। अब राजीव जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ है कि जहां पे पंजाब में आतंकवाद जो 1980 के दशक में था वो 15 साल में खत्म हो गया, आज 35 साल से ज्यादा हो रखे हो, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे स्थानीय लोग हैं जो कि इन आतंकवादियों का पूरा समर्थन करते हैं। आतंकवादी उस जगह में तभी ऑपरेट कर सकते हैं जब उन्हें स्थानीय लोगों का समर्थन हो। जैसे हमारे जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन हमारे लिए अनिवार्य है, वैसे ही आतंकवादियों के लिए स्थानीय सपोर्ट अनिवार्य है, और ये अकेले अपने दम पे वहां एक दिन भी नहीं रह सकते। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे सुरक्षा बलों को, हमारी सरकार को ये पता लगाना चाहिए कि ऐसे कौन से ओवरग्राउंड वर्कर हैं या ऐसे कौन से लोग हैं जो इनको पूरा समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि जब तक इस लाइन को नहीं काटा जाएगा, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म करना बहुत मुश्किल होगा। जब तक इस लाइन को नहीं काटा जाएगा तब तक आतंकवाद खत्म करना बहुत मुश्किल है। मैं लगातार अपने दर्शकों को बता रहा हूं, कठुआ हमले को लेकर आप ग्राफिक्स में भी देख रहे हैं कौन क्या कह रहा है। देश में राजनीति अलग है, लेकिन यहां पर इस मसले को कम से कम राजनीति से ऊपर रखे जाने की जरूरत है। कर्नल सिरोही, पाकिस्तान ने क्या भारत के साथ एक बड़ी चाल नहीं खेली है सीज फायर को लेकर? पिछले कुछ दिनों से मैं जिस भी डिस्कशन में जा रहा हूं उसमें सीज फायर को लेकर जरूर बातचीत कर रहा हूं। सीज फायर तो पाकिस्तान ने भारत के साथ कर लिया, बंदूकें खामोश हो गईं, कुछ नागरिक जो वहां पर गांव में रहते थे उन्हें जरूर आराम मिला, उनकी जिंदगी थोड़ा सा आसान हुई, और दोनों तरफ ही हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने, उसकी फोर्स कम है, अपनी फोर्स को डूरंड लाइन की तरफ उसने लगा दिया, जहां पर वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी से परेशान है या अफगानिस्तान के और दूसरे फोर्सेस से परेशान है, जहां पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच प्रॉब्लम खड़ी होती रही है। और इस बीच वो इस तरफ से निश्चिंत हो गया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय अपनी इमेज को देखते हुए वो सीज फायर को लेकर कुछ नहीं करेगा, और वो टेररिस्ट को इस बहाने से हमले करवा के हमें जख्म भी दे रहा है, और वो अपनी तरफ से वहां पर दूसरी तरफ अपनी फोर्स को इस्तेमाल भी कर रहा है। ये तो एक तरफा चीजें हुई ना। राजीव जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और ये आपने बहुत गंभीर मुद्दा जो है उठाया है। जब से सीज फायर हुई है, पाकिस्तान इस इंडो पाक बॉर्डर से बिल्कुल निश्चिंत हो गया है, और वो अपनी फौज को जो है दुरंदलाई अफगानिस्तान के साथ इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अब समय आ गया है कि हमारे जो है डीजीएमओ लेवल पे और हाईएस्ट लेवल पे पाकिस्तान को ये चेतावनी दे देनी चाहिए कि ये जो हमले हो रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर, हम इनको वायलेशन ऑफ बॉर्डर ही समझेंगे। और जिस तरीके से बॉर्डर पे वायलेशन होती है और उसके बाद गोलाबारी होती है, सीज फायर टूट जाता है, अगर यही कार्रवाई चलती रही तो ये हम जो है इस सीज फायर को तोड़ेंगे, और हम वापस, हमको अब जो है प्रेशर बना के रखना है। वो जो सर्जिकल स्ट्राइक हमने की थी, वो सर्जिकल स्ट्राइक का अब मेरे को लगता है पाकिस्तान उसको भूल चुका है, क्योंकि आदमी की याददाश्त बहुत कमजोर होती है, वो थोड़े दिन ही याद रहती है, उसके बाद भूल जाता है। तो मेरा ख्याल अब ये भारत सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उसकी याददाश्त को दोबारा याद दिलाए। वो चाहे किसी भी किस्म में, चाहे दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक करे, पर सर्जिकल स्ट्राइक हमेशा कामयाब नहीं होती। वो जो एक दफे हो जाती है उसके दफे, क्योंकि तब तक जो है दुश्मन आपका चौकन्ना हो चुका होता है। सर्जिकल स्ट्राइक इज नॉट द आंसर। आंसर अभी ये है कि उनको ओपनली चेतावनी देनी चाहिए कि कोई भी आतंकी हमला जो हो रहा है वो क्रॉस बॉर्डर से हो रहा है, और अगर बॉर्डर क्रॉस करके आतंकी हमला कर रहे हैं, चाहे वो उनके बैट की टीम है, चाहे वो उनके कमांडोज हैं, चाहे वो उनके उग्रवादी हैं, लेकिन वो सरहद के उस पार से रहे हैं, तो ये वायलेशन ऑफ बॉर्डर है। और वायलेशन ऑफ बॉर्डर को जो है दूर करने के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे उठाने चाहिए, और उसमें ये सीज फायर जो है बंद करें वार्निंग देके, और उसके बाद जो है गोलाबारी शुरू करें, ताकि पहली चीज उग्रवादी जो है अंदर आते हुए डरेंगे। नंबर दूसरा, जो उनकी फौज यहां से इस्तेमाल करी है अफगानिस्तान पे, उस फौज को वापस लाना पड़ेगा, जिसके लिए उनके ऊपर थोड़ा दबाव रहेगा। तो ये सीज फायर वायलेशन
जो है इसको सीज फायर वायलेशन नहीं मानना चाहिए और इसके जो है करारा जवाब जो है फौज को देना चाहिए। ये जो आतंकी आएंगे मेरे ख्याल से अब शायद जरूरत आ गई है कि पाकिस्तान अगर खुद को सैंडविच बनाकर ही खुश है तो उसे सैंडविच बनाया जाए और लगातार बनाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान जब तक उलझा नहीं रहेगा, इस तरह के फनी एडवेंचर करेगा जिसमें हमारे बेशकीमती जवानों की जान जाती रहेगी। एक जवान अपने परिवार का सोल ब्रेड अर्नर भी हो सकता है, उसके परिवार पर कितनी बड़ी विपदा टूटती है। अगर इसे नहीं समझा जाएगा तो हम केवल गिनती काउंट करते रहेंगे कि अभी 3 शहीद हुए, अभी 4 शहीद हुए या अभी 5 शहीद हुए, और अंतर्राष्ट्रीय इमेज को देखते हुए कुछ नहीं कर पाएंगे। खैर, आप लोग बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जम्मू के कठुआ में सोमवार को जो बड़ा आतंकी हमला हुआ और इस हमले की जांच एनआईए शुरू कर चुका है। एनआईए की टीम कठुआ में है और मामले के साथ ही पहले हुई कई आतंकी घटनाओं को जोड़कर जांच कर रही है। कठुआ आतंकी हमले में शहीद होने वाले सभी 5 जवान उत्तराखंड के थे और आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों के शवों को नमन भी किया। इस आतंकी हमले का पैटर्न ठीक वैसा ही था जैसा रियासी में कुछ दिन पहले हुए आतंकी हमले का था। आतंकवादियों ने पहले ड्राइवर को टारगेट किया, इसके बाद जवानों पर अटैक किया। हमले को अंजाम देने वाले 3 से 4 टेररिस्ट बताए जा रहे हैं और इस हमले में आतंकवादियों ने स्नाइपर राइफल के इस्तेमाल किया, ऐसी बात सामने आ रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या आईएसआई और पाकिस्तान अब कश्मीर के बजाय जम्मू में आतंकवाद पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं? ये रिपोर्ट देखिए, बाकी चर्चा आगे हम जारी रखते हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में घायल जवानों का इलाज पठानकोट आर्मी अस्पताल में चल रहा है। आतंकियों ने माछेड़ी इलाके में घात लगाकर सेना के काफिले पर हमला किया था, जिसमें एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए। आर्मी अब आतंकवादियों की तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दूं कि बदनौता मछेड़ी का इलाका है जहां पर आतंकियों ने इस गाड़ी को निशाना बनाया। दरअसल पहले से जो जानकारी मिल रही है, इन आतंकियों ने रैकी करके रखी थी इस इलाके की और जैसे ही इन्हें कल मौका मिला तो इन आतंकियों ने एक इलाके में छुपकर घने जंगल के इलाके में जो बड़े इलाके में फैला हुआ है वहां पर इंतजार किया और उसके बाद जैसे ही ये सेना की गाड़ी जो है वहां पहुंची तो अंधाधुंध फायरिंग इस पर शुरू कर दी। आतंकियों ने देखा कि सेना के जवान जो है वो जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, वो वहां से फरार हो गए। आतंकवादियों ने पहले आर्मी ट्रक पर ग्रेनेड फेंका और फिर स्नाइपर राइफल से फायरिंग की। बताया जा रहा है कि किसी लोकल गाइड ने आतंकवादियों की मदद की थी। इधर हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स आतंकी संगठन ने ली है। कश्मीर टाइगर्स जैश ए मोहम्मद की एक ब्रांच है। हमले की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली गई है। जम्मू में इंडियन आर्मी ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है और इस साल के आखिर तक जम्मू से तमाम आतंकियों के खात्मे का प्लान है। कठुआ में हुए आतंकी हमले के बाद एक बार फिर से एनिमी एजेंट्स एक्ट लागू करने की तैयारी हो रही है। एनिमी एजेंट्स एक्ट के तहत आतंकियों की मदद करने वालों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। आतंकवादियों की मदद करने वालों को उम्र कैद और फांसी की सजा का प्रावधान है। एनिमी एजेंट्स एक्ट को 1948 में घुसपैठियों के खात्मे के लिए बनाया गया था। बाद में इस एक्ट में सजा घटाकर 10 साल की गई। अभी कश्मीर में यूएपीए भी लागू है, लेकिन एनिमी एजेंट्स एक्ट इससे भी सख्त है। जम्मू कश्मीर में एनिमी एजेंट्स एक्ट को मूल रूप से लागू करने की तैयारी है, जिससे आतंकवादियों के मददगारों को उम्र कैद तक दी जा सकेगी। आतंकी हमले के बाद गृह मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी कीमत पर आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। कठुआ में हुआ आतंकी हमला जम्मू में बीते 81 दिन में हुआ 9वां आतंकी हमला है और आतंकवादियों का मकसद जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव से पहले माहौल को अशांत करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कर्नल सोढ़ी और कर्नल संजीत सिरोही हमारे साथ लगातार इस वक्त बने हुए हैं। कर्नल सोढ़ी, एनिमी एजेंट्स एक्ट जिसकी बात इस रिपोर्ट में हो रही थी, इसके बारे में विस्तार से बताएं और ये भी समझाएं कि क्या इस तरीके की इम्प्लीमेंटेशन भारत को वो चीज़ अचीव करने में मदद करेगी जो हम अचीव करना चाहते हैं? क्या इस बात की गारंटी मिलेगी कि आगे आने वाले दिनों में हमें और अपने जवानों की गिनती नहीं गिननी पड़ेगी कि कितने ताबूत हमें और मंगाने हैं? राजीव जी, रैंड कॉर्पोरेशन जो कि दुनिया का एक बहुत बड़ा विख्यात थिंक टैंक है,
उसने 30 जून 2008 को एक अध्ययन सार्वजनिक किया था जिसमें ये आंकड़े सामने आए कि दुनिया में सिर्फ 7% जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं वो सैनिक बल की वजह से खत्म हुई हैं। और यह भी आंकड़ा सामने आया कि 43% आतंकवादी गतिविधियां खत्म हुई हैं जब राजनीतिक डायलॉग या पॉलिटिकल डायलॉग सफल हुआ है। 40% आतंकवादी गतिविधियां खत्म हुई हैं जब अच्छी पुलिसिंग हुई है। और 10% आतंकवादी गतिविधियां तब खत्म हुई हैं जब आतंकवादियों का लक्ष्य पूरा हो गया है। जहां तक सुरक्षा बलों की बात है, वो दिन रात अपना काम 35 साल से जम्मू कश्मीर में करते आए हैं। मैं खुद वहां 2 साल पोस्टेड था जब मैं सर्विस में था, पटन नामक जगह में जो बारामूला के पास में। दिन रात मैं आपके दर्शकों को आश्वासन देना चाहूंगा कि सेना हो या सीआरपीएफ हो, पुलिस हो, दिन रात उसके सैनिक ड्यूटी पे रहते हैं और कोई भी चीज होने के लिए वो हमेशा तैनात रहते हैं। इस वक्त चाहे हम एनिमी एजेंट एक्ट लागू कर लें पूरी तौर पे, चाहे हम नए कानून बना लें, लेकिन उससे इतनी सफलता नहीं मिलेगी जितनी सफलता हमें एक पॉलिटिकल डायलॉग इनिशिएट करके मिलेगी। किसके साथ इनिशिएट होना चाहिए कर्नल सोडी? राजीव जी, जहां तक मेरा जहन जाता है, मेरे को नहीं याद कि पिछले 10-15 सालों में जम्मू कश्मीर की सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे आके बैठी हों और इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, कर्नल संजीव सिरोही से जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। कर्नल संजीव सिरोही, जैसा कि अभी सोडी साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी आपस में बैठी ही नहीं और इस डायलॉग को उन्होंने इनिशिएट नहीं किया। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं पाकिस्तान से बात करनी ही होगी, उसके बिना कुछ नहीं होगा। महबूबा मुफ्ती भी वही चीजें कहती हैं। पाकिस्तान कहता है कि मैं तो ये करता रहूंगा क्योंकि उसे भारत के कश्मीर का भी दिमाग में ख्याल है। क्या डायलॉग कुछ कॉन्क्रीट सॉल्यूशन देंगे? मोदी साहब से इस मामले में बिल्कुल सहमत नहीं हूं। हम जो है पिछले 40 साल से 35 साल से, जैसे अब से ये इंसर्जेंसी जम्मू एंड कश्मीर में शुरू हुई, हम डायलॉग कर रहे हैं। हमने डायलॉगबाजी पाकिस्तान से की, हमने जो हुर्रियत से की, हमने सब पॉलिटिकल पार्टी से की, लेकिन उसका कोई JKLF से की, जितने पार्ट थे हमने सबके साथ की, लेकिन नतीजा किसी से कुछ नहीं निकला। और ये मैं बता रहा हूँ डायलॉगबाजी, और अगर करें तो किससे करें? पाकिस्तान से क्यों हम बात करें? अगर पाकिस्तान से सिर्फ हमको ये बात करनी है कि अगर आप हमारे यहाँ टेररिस्ट भेजोगे तो हम जो है आपके अगेंस्ट जो भी एक्शन लेना चाहेंगे वो एक्शन लेंगे। हमको वो लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी, तब पाकिस्तान की समझ में ये जो बातें हैं, ये डायलॉगबाजी पाकिस्तान की समझ में नहीं आती है। पाकिस्तान को अब समझ में आ रहा है, जब TPP वहां पे अटैक करती है तब पाकिस्तान कहता है कि हम अफगानिस्तान में जाके अटैक करेंगे। क्यों? जब हम अटैक करने की पाकिस्तान में बात करते हैं तो मुद्दा जो इंटरनेशनल हो जाता है, तो जब पाकिस्तान बात करता है अफगानिस्तान में जाने की, तब वो कहता है क्योंकि ये हमारे सॉवरेनिटी, हमारी सिक्योरिटी का सवाल है। जी, डबल एकदम आपने मौके की बात कही कि पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि हम अफगानिस्तान में हमला करेंगे, अफगानिस्तान के जरिए हमारे यहाँ इतना कुछ हो रहा है, लेकिन वही पाकिस्तान इतना कुछ कर रहा है और हम याद करते रहें विश्व की इमेज, अपना चेहरा, कि कहीं हम पर कोई दाग ना उठ जाए। खैर, इसका अंत करने का समय तो नजदीक है। किस तरीके से होगा, क्या सोडी साहब के डायलॉग की बात के जरिए होगा या फिर बाकी दूसरे तरीके भी अपनाने जरूरी हैं। खैर, कर्नल सोडी, कर्नल सिरोही, आप दोनों मेरे साथ जुड़े, सुबह सवेरे आपने अपना एनालिसिस सामने रखा, बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त निकालने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर के डोडा से आ रही खबर भी आपके सामने रख देते हैं, जहां पर डोडा में भी एनकाउंटर चल रहा है। डोडा में